यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। कहाँ से हमें कंटिन्यू करना है? एक्चुअली हम लोग ना रिकॉल वैसे मैं आपको करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, हालांकि चलता रहता है फिर भी, ठीक है। मान के चलो आज हम कहाँ बैठे हुए हैं 2025 में, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ना ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और इसके ठीक 2500 साल पहले क्या था हमारे पास? 2500 से लेकर के 1500 साल पहले गए। इससे पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, और इसके बाद वाले को हम लोग एडी कहते हैं, एडिनो डोमिनी कहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं कहते हैं, ध्यान रखना है इसका। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? और वैदिक सिविलाइजेशन का इस दो हिस्सों में है, ऋग वैदिक एंड उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब होता क्या है ना, वैदिक सिविलाइजेशन में ना कास्टिज्म आता है। जैसे जो कास्टिज्म अभी है, 4 कास्ट है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, ठीक है ना। तो 4 कास्ट आते हैं, ठीक है। और ये कास्ट जो होते हैं ना, ये बाय प्रोफेशन होते हैं। कैसे होते हैं ये? बाय प्रोफेशन, मतलब जिसका जो प्रोफेशन है उस हिसाब से। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो किस घर में उसने जन्म लिया है। लेकिन जब समाज में कुरीतियाँ आती हैं, कुरीतियाँ समझते हो आप समाज में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी बदनाम क्यों है? कल्चर बदनाम नहीं है, यहाँ पे कुछ कुरीतियाँ। पंखा चलाना तो पीछे वाला चला लो भाई, फैन चलाना है तो चला दो। चलाओ, परमजीत भाई को गर्मी लग रही होगी यार, ऐसे कैसे यार, तो मैं चिल्ड कर देंगे तुम्हें। हाँ थैंक यू, बैठ जाओ। सुनो, इंडियन कल्चर में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना सोसाइटी लंबे समय तक चलने से ना समाज में कुरीतियाँ आ जाती है, ठीक है ना। कैसी कुरीतियाँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल एक चलता है दही खिलाने का, ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में जब लोग बाहर ट्रैवल करते थे तो उनको दही खिलाया जाता था। दही खिलाने से क्या होगा? क्यों खिलाते थे? क्योंकि वो अगले 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो बाहर का फूड खाएगा या जो भी खाएगा तो उसका तबीयत ना बिगड़े, तो उसके लिए दही खाने से जो उसके बैक्टीरिया वो उसके स्टमक को अच्छा हेल्दी रखेंगे, और दही खाते थे ज़्यादा। लेकिन अब अगर एग्जाम देने जा रहा तो भी उसको दही चम्मच से खिला रहे दही। तो एक चम्मच तुमने दही खा भी ली तो उससे क्या होगा? ये कुरीति है, सब आ रहा हो। यानी दही चम्मच खाने से एग्जाम अच्छा जाने वाला नहीं है। अगर तुमने नहीं पढ़ाई की तो तुम फेल होने वाले हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन वो बैलेंस जो करता था, हाँ, लेकिन दूध पी के नहीं जाना चाहिए एग्जाम देने, उस केस में तबीयत बिगड़ती है। कभी ट्राई कर लेना आप लोग, अगर आप दूध पी के जाओगे तो डेफिनेटली तबीयत बिगड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बताया कि कास्टिज्म कैसा था? बाई प्रोफेशन, नॉट बाई बर्थ, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में कुरीतियाँ, और ये कैसे हो गया कास्टिज्म? बाई बर्थ। अभी भी कैसे चल रहा है? बाई बर्थ चल रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी, पता आपको ये बात? मनुस्मृति एक बुक है जो उस समय लिखी गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कास्टिज्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, शूद्र कौन है, कभी पढ़ना आप लोग। उसमें उन्होंने साफ मेंशन किया कि वो कास्टिज्म के खिलाफ नहीं थे। कास्टिज्म जो बाय बर्थ है उसके खिलाफ थे, बाय प्रोफेशन के खिलाफ नहीं थे। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो ये चीज है, उनको कास्टिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन कह लो आप लोग। इस पर रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन मनुस्मृति जला ली थी। अब देखो, अब इस पर बहुत सारे रिसर्च है, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने लास्ट फ्राइडे या सैटरडे मैंने एक स्टेटस लगाया था, मनुस्मृति और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर शायद मैं भी आप लोगों ने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो पूरा का पूरा, मैं फिलॉसफी देखता हूँ तो मुझे पता है। लेकिन आधे यूथ को तो पता नहीं कि मनुस्मृति में क्या है क्या नहीं है। मैं मनुस्मृति की कोई बुराई नहीं या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वो वाकई कास्टिज्म के खिलाफ थे या नहीं थे? तो उन्होंने दुनिया भर के, जब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ और मैं हिंदू नहीं मरूंगा, तो उन्होंने धर्म अडॉप्ट किए कई सारे। तो वो गए मुस्लिम धर्म के पास, वो गए सिख धर्म के पास, वो गए बौद्ध धर्म के पास, वो गए मार्क्सवाद के पास। इंटरनेशनल धर्म भी अडॉप्ट किया, कोशिश की उन्होंने पढ़ने की। तो उन्होंने लास्ट में जाके कौन सा धर्म अडॉप्ट किया? बौद्ध धर्म में सबसे कम डिस्क्रिमिनेशन है कास्टिज्म का, सिख धर्म में भी है। हालांकि सिख धर्म में जो गुरु का लंगर संगर चलता है, ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बनाया गया है कि मिक्का सिंह आएगा तो भी उसे गुरुद्वारे में लंगर चखेगा जिसमें आम आदमी चख रहा है। तो ये बनाया तो गया था उसी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कास्टिज्म देखा होगा तभी। मुस्लिम धर्म को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये कहा
कि मुस्लिमों का जो भाईचारा है वो उनका अपना भाईचारा है, समझ पा रहे हो। और हिंदू धर्म में उनको आना नहीं था तो बचा एक उनके पास ऑप्शन, क्या उन्होंने मार्क्सवाद को भी पढ़ा था, जो कार्ल मार्क्स वगैरह है ना इंटरनेशनल, तो उन्होंने भी पढ़ा था। तो लास्ट में उनके पास, चूंकि अब उनकी एज हो गई थी, उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे थे सर्वाइवल के, तो लास्ट में उन्होंने जो धर्म अडॉप्ट किया वो क्या था, अभी इंडिया के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, है ना। वो इंडिया के सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बुद्धिस्ट हैं। उनकी कास्ट क्या है, बौद्धिस्ट है। अभी अभी रिसेंट में मैंने ग्रुप में भी शेयर किया होगा, मे बी आप लोगों ने देखा होगा। आगे बढ़े। हाँ, किन्होंने, हो सकता है, या हो सकता है उनके पेरेंट्स बौद्धिस्ट रहे हो तो वो बौद्धिस्ट हो गए हों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कास्टिज्म बाई बर्थ ही है। हम हिंदुइज्म है क्या, हर धर्म में मुस्लिम का बच्चा पंडित थोड़ी हो जाएगा, वो तो मुस्लिम ही कहलाएगा। तो वो कास्टिज्म जो बाई बर्थ है वो तो अब हर कास्ट में यही है, हर, हाँ नहीं, हर किसी में भी होता है, हर किसी में होता है। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता अमीर गरीब का। हमने याद करो जब पढ़ा था, गुप्ता एम्पायर पढ़ लिया हमने कहा था नॉर्थ इंडिया में तो चलो 4 धर्म है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, है ना। साउथ इंडिया मैंने कहा था 2 है, अमीर गरीब वाला, सामंत वाला और उसके डोमिनेटिंग वाला। तो भाई कितना भी खत्म हो जाएगा, तो अगर इनके पास पैसा नहीं है, और भाई देखो कास्टिज्म क्या है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का एक तरीका है, ठीक है ना। और भेदभाव के तरीके में लास्ट एक ऑप्शन तो बचता ना अमीर गरीब का, चाहे मेरी कास्ट का ही क्यों ना हो। तो मान के चलो, अब मान के चलो ये हैं और इनके बुआ के लड़के बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो वहाँ पे भेदभाव दिखेगा, ठीक है ना। इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सरकार ने समानता का अधिकार दिया हमें, आर्टिकल 15 से लेकर के 18 तक, आई थिंक 14 से लेकर 18 तक, ठीक है ना, 14 से लेकर 18 तक। उसमें एक क्वेश्चन आया था, आज एक बच्चे ने मॉक टेस्ट में बताया कि सर जो आर्टिकल 17 है, पता है किसी को क्या है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ये किस मौलिक अधिकार में आता है, तो ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। भाई मैंने कहा कि मैं इनको टच कर सकता हूँ और इनको टच नहीं कर सकता, तो ये क्या दिखाता है, समानता कहाँ है, समानता तो है ही नहीं। समानता का मतलब क्या होगी, सबके लिए इक्वल, लेकिन एक को टच कर एक, तो ये असमानता क्रिएट कर रहा है। तो ये पूछा था उन्होंने, आर्टिकल 70 छुआछूत से रिलेटेड, छुआछूत को रोकता है, ठीक है ना। अगर कोई छुआछूत फैलाता है तो उस पर कार्रवाई करता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, आगे पे आ जाओ आप लोग। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने पे पढ़ा क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। फिर मैंने आपको कहा था कि हमारे भारत में टोटल 16 महाजनपद थे, और वो 600 BC से लेकर के 500 AD तक अराउंड पढ़ने थे हमने। और सभी महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, मगध था। और मगध पे बहुत सारे वंशों ने जो है राज किया था, और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हसीना माशुका ग्रेट प्लेयर करके, है ना। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्ता, पल्लव और सातवाहन। ये तो जब ये एंड चल रहा था ना, कि इसी समय में बहुत सारे वंश आए, उन्हीं वंशों को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, अभी करंट में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किया वो कवर कर लेना, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में गाइज, ये तो मगध वाला था ना, उसके बाद लास्ट में कुछ साउथ इंडिया के कुछ वो थे, उसमें एक वंश आता गाइज, कौन सा, पल्लव वंश, ठीक है ना। पल्लव वंश की बात करते हैं गाइज। पल्लव ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये तमिलनाडु वाला एरिया, कुछ कुछ यहाँ पे 4 राज्य हैं, BOAT। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला जो एरिया कुछ कुछ ये वाला होता है। अब पल्लवों की राजधानी क्या थी गई, कांची थी, ठीक है। कांची कह लो, ये कांचीपुरम कह लो, एक ही बात है। और इसके संस्थापक कौन है, श्री विष्णु है। इसके दरबार में एक विद्वान रहते गए, ये जो पल्लव थे ना, उनके वो राजा थे सिंह विष्णु। और इसके दरबार में आपको पता है, राजा जो होता है उसके दरबार में कोर्टियर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, दरबारी होते हैं, जो राजा को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो थे विद्वान थे, उनका नाम था भरवी, नाम था उनका, ठीक है ना, भारवी या भरवी, जिन्होंने किरातुल जाकुयम नामक एक किताब लिखी थी। अब पता है साउथ के नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं। और क्या कह रहा आपका, इस वंश का अगला शासक था गाइस नरसिंह वर्मन। किस वंश का, पल्लव वंश का। और इसके समय में ही पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया था ऊपर से। हम ये सारी कहानियां रिलेट कर चुके हैं अच्छे से एक बार, है? ये भी हो चुका है, तो रिपीट हो रहा है क्या हमारा ये, उसमें वीडियो में तो नहीं दिख रहा। अच्छा, तो प्लेलिस्ट में क्यों नहीं दिख रहा फिर, चलो अभी देखते हैं, रुको। ये सारा हो रखा है, ये भी, ये सब याद आ रहा होगा आप लोगों को, हाँ।
टूल चेयर, ये भी, ये सब हो रखा होगा, ये हो रखा होगा। हाँ, ये हो चुका है द्रविड़न से। राष्ट्रकूट हो चुका है। तो एक काम करो फिर, राष्ट्रकूट से कंटिन्यू कर लो या तो। चोल वाला, ये चोल कौन से, ये 9th सेंचुरी वाले चोल है जो कम बैक करते हैं जो। ठीक है, चलो फिर यहाँ से कर। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, पल्लव। पल्लव, अच्छा पल्लव पढ़ लिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, इसको कंटिन्यू कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे वैसे मुझे वीडियो में दिखा नहीं, वीडियो में जो राष्ट्रकूट तो वो पहले वाला दिखा, वो दिखा। चलो कोई बात नहीं, चोल से शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा ना जहाँ पे एंड अप हो रहा है वहाँ से देख रहे हैं। तो चोला एम्पायर का भी एरिया कौन सा था, ये वाला। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यही एरिया किसका था, पल्लवों का था ना। अभी जब मैंने आपको पल्लव पढ़ा रहा था तो भी यही एरिया बताया, चोल पढ़ाया तो भी। कहने का मतलब यह है कि जब पल्लव शासन कर रहे थे तो चोल बेचारे चुपचाप उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे। लेकिन जब इनको अपॉर्चुनिटी हाथ लगी थी, उन्होंने पल्लवों को हरा करके साइड करके खुद आगे किसमें डोमिनेट हो गए, खुद है ना, खुद उस शासन में आ गए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो पल्लव थे ये चोलों के क्या, ये जो स्टार्टिंग में ये जो चोल थे ये पल्लवों के क्या थे, सामंत थे। सामंत का मतलब समझ लो क्या होगा, मतलब उनके अंडर में काम कर रहे थे एक तरह से, ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है ना। और 9वीं सदी में दोबारा, अच्छा मैंने आपको ये बता देगा कि एंशंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया में 3 वंश थे, चोल, चेर और पांडे। तो ये जो चोल वंश है गाइस, ध्यान से सुना आप लोग, चोल, चेर और पांडे में से सारे के सारे खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो चोल वंश है ये बेचारा खत्म नहीं होता, ये चुपचाप अपना काम करते हैं और दोबारा से कम बैक करते हैं 200-300-400 साल बाद। सपोज करो मेरा एक एम्पायर है, मैं राजा हूं भारत का, अचानक से बुरा टाइम आया, किसी ने अटैक किया और मेरा जो पूरा का पूरा वंश है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मैंने दिमाग से काम लिया, गुस्से से काम, अपने आप को चुपचाप कहा जो इसने मुझ पर अटैक किया मैं उसी के अंडर में काम कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, और जब मुझे मौका लगा तो मैंने उसको क्या कर दिया, वापस से डिफीट कर दिया। तो सही समझदारी का काम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। तो ये चोल जो थे, जब पल्लव इससे पहले आए तो पल्लव के अंडर में, पल्लव से पहले चोल ही थे। ठीक है ना, हाँ, बाद में फिर चोल वापस दोबारा से कम बैक करके करते हैं। ठीक है ना। तो ये चोल इसीलिए 9th सेंचुरी के, एक बार हम चोल पहले भी पढ़ चुके हैं 2nd सेंचुरी में। ठीक है ना। 9वीं शताब्दी में ये चोल उभरे और इन्होंने संगमकालीन चोल वंश की स्थापना की। चोल वंश के संस्थापक का नाम क्या है, विजयालय है। और चोल वंश का दूसरा इसे चोल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं, पहला वाला तो जो पहले पढ़ चुके हैं वो है। और देखो क्या कह रहा आपका, ये जो चोल वंश है ना कि इसमें एक राजा हुआ जिसका नाम था आदित्य प्रथम, आदित्य फर्स्ट राजा हुआ, उसका क्या नाम हुआ, आदित्य, आदित्य प्रथम नाम हुआ। ठीक है ना। और इसने पल्लव शासक, अपराजित पल्लव शासक था ना भाई इससे पहले, यहाँ पे चोलों से पहले कौन था, पल्लव था। ठीक है, तो पल्लव शासक अपराजित बंदे का क्या नाम है, उसको हरा देता है ये कौन, आदित्य, और पल्लवों का क्या कर देता है, खत्म कर देता है वो। ठीक है ना। चोल का अगला शासक परांतक फर्स्ट हुआ, बोलिए। अपराजित नाम है, अपराजित नाम है। हाँ, यहाँ पे देखो, सुनो, ये भारत है यार, ये बंदे समझते नहीं कि मैं
ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये मैंने कहा ना, पहले पल्लव थे, पल्लवों का लास्ट राजा कौन है? अपराजित। बंदे का क्या नाम है? और चोलों का राजा कौन है? आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट को क्या कर देता है? हरा देता है और साइड कर देता है, फिर नया एम्पायर क्या बन जाता है वापस से? था। अच्छा पहले भी क्या था? पहले भी चोल ही थे, बीच में पल्लव आ गए, फिर वापस से कौन आ गए? चोल आ गए। लेकिन ये टाइम डिफरेंस गाइस ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का है, 3 to 400 ईयर्स का है, ठीक है ना? आ गई। अच्छा ये इस बात की जानकारी कि उसने उसको मारा। अच्छा देखो सुनो, चलो ठीक है। अच्छा ये जो आदित्य फर्स्ट है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट किंग कौन आता है चोलों का? परांतक फर्स्ट। कौन आता है? ये जो परांतक फर्स्ट है गाइस, ये साउथ में जाता है, मदुरई जगह है। क्या है जगह? मदुरई। मदुरई को जीत लेता है। और मैंने कहा साउथ में कोई भी राजा जब कोई जगह जीता है तो वो अपने पीछे कौन सी टाइटल लेता है? कोंड का टाइटल लेता है। तो मदुरई कोंड, मदुरई जगह का नाम हो गया, तो मदुरई का राजा हो गया, एक तरह से टाइटल होल्ड कर लिया इसने, ठीक है ना? आगे इस बात की जानकारी कि इसने मदुरई को जीता, कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी? तो इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। अभिलेख मतलब समझ रहे हो आप लोग? इंस्क्रिप्शन मतलब इस दीवार पर मैं लिख देता हूँ भाई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जो है। आपने एक वर्ड सुना होगा टाइम कैप्सूल, सुना है? गवर्नमेंट क्या करता? अच्छा एक बताओ, हजार साल में इतना चेंज आ गया, 1000-2000 साल में इतना चेंज आ गया, तो 5000 साल बाद क्या होगा? तो इतिहास सबको पता रहे, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम कैप्सूल बना करके उसको ज़मीन में क्या करती है? इंदिरा गांधी ने में ऐसा किया था, लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डाला हुआ है, ठीक है ना? मैं भी डाल सकता हूँ, शिक्षा सदन के बहुत सारे पैम्पलेट दबा दूँ ज़मीन में, क्या पता कल को किसी को मिल जाए, ठीक है ना? तो टाइम कैप्सूल इसलिए ताकि हमें दोबारा से इतिहास ना पढ़ना पड़े कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं, हमें ठोस प्रूफ मिले, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो? क्या मतलब? नहीं, इन्होंने टाइम कैप्सूल का यूज़ नहीं किया। इनके समय में 2-3 चीज़ें हुई। पहली चीज़, इन्होंने बहुत बड़े पत्थरों पे या पिलर पे और खंभों पे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, एक चीज़ से पता चली। दूसरा, इनके समय में जो विदेशी घूमने के लिए आए, उन्होंने अपनी बुक्स में इनको मेंशन किया, हाँ इनके बारे में बताया। और तीसरा, इनके यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई उसमें जानकारी मिली, ठीक है ना? तब जाके हमारा इतिहास क्लियर होता है। और जिसके बारे में हमें ठोस इन्फॉर्मेशन है उसको हम इतिहास में रखते ही नहीं है, अनसर्टेन होता है फिर वो, ठीक है ना? तो ये जो जानकारी है, इसकी जानकारी हमें इस पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने हराया गया। अब ध्यान से सुना गाइज, ये जो हमारा चोल वंश है गाइज, इसके बगल में एक और वंश, एक और वो चल रहा है, हमारा वंश चल रहा है, इसको राष्ट्रकूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब इनका बॉर्डर टच हो रहा तो लड़ाई होगी, ठीक है ना? तो चोलों में 3 पढ़े हमने गाइज। एक हमने पढ़ा आदित्य फर्स्ट, एक हमने पढ़ा परांतक फर्स्ट, और एक हमने पढ़ा कौन सा? और भी कुछ पढ़ा? हाँ 2 ही पढ़े। और इनके बगल में जो है आदित्य फर्स्ट ने किसको हराया? अपराजित को। किसको हराया? और राष्ट्रकूटों का एक राजा हुआ जिसका नाम था कृष्ण थर्ड। क्या नाम था? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग, अब धीरे धीरे क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना? चोल वंश का अगला शासक था राज। चोल वंश का अगला राजा कौन है? राज नाम है इसका, 2 बार राज है। इसने क्या किया कि ये जो राज है ना, इसने श्रीलंका के नॉर्थ वाले इलाके पे जाकर के कब्जा कर लिया। किसने? राज ने। और इसके कारण से जो श्रीलंका का राजा है ना, वो वहां से भाग करके साउथ की तरफ जाके छुप गया, ठीक है ना? लेकिन ये राज आगे नहीं बढ़ा, नॉर्थ श्रीलंका पे उसने कैप्चर करके छोड़ दिया। उसके बाद राज के बाद कौन आया फिर, वो देखो आप लोग। अच्छा ये जो राज है गई, इसने अपनी राजधानी तंजौर में बनाई। कहाँ बनाई? तंजौर में बनाई। वहीं ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, कर्नाटक वाला, यहीं पे भारत का नीचे वाला जो एरिया है, ये मैंने बताया ना BOAT गाइस, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो एरिया, वहाँ पे तंजौर में अपनी राजधानी बनी। वहाँ पे एक मंदिर बनाया, कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द गॉड शिव। हमने ये जब शैव धर्म पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। और ये मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया में जितने मंदिर बनते हैं वो किस आर्किटेक्ट पे होते हैं? द्रविड़ मतलब साउथ का। देखो द्रविड़ को तो वैसे साउथ को कहते हैं, ठीक है ना? द्रविड़ का मतलब ही क्या होता है? साउथ। तो साउथ में देखो मैं बताता हूँ, इंडिया का मैप आपको पता है ना कैसा है? ऐसा। ये हमारा ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला क्या है? साउथ में जितने मंदिर बनेंगे गाइज, उस मंदिर को बनाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देख लो आप लोग, क्या तरीका होता है? अभी दिखाया तो था ये वाला।
इस तरीके साउथ में जितने मंदिर बनते हैं उसमें एक मेन एंट्रेंस होता है, और उस मेन एंट्रेंस को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। फिर वहाँ पे आप चलोगे, यहाँ पे नंदी महाराज की मूर्ति होगी, और उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ में भगवान शिव की मूर्ति होगी। ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सी बात है। अच्छा, उसके बाद ये कॉरिडोर है गाइस, जिसको मंडप कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, और मंदिर के ठीक ऊपर गाइस मेन टेम्पल होगा, और उसको विमान कहा जाता है, और इसको शिखर कहा जाता है। ये आर्किटेक्ट चलता था, और इसी साउथ में सारे मंदिर लगभग इसी आर्किटेक्ट पे बनते थे, और इसी को द्रविडियन शैली कहा जाता था, यानी कि द्रविडियन आर्किटेक्ट कहा जाता था। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? और नॉर्थ इंडिया में गाइस जो मंदिर बनते थे ना, उनमें ये कॉरिडोर नहीं होता। उनमें कॉरिडोर एंट्रेंस होगा और सीधे क्या चालू होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन कॉरिडोर छोटा होता था। तो ध्यान रखना, साउथ इंडिया में जो मंदिर बन रहे गाइस उसे क्या कहते हैं, द्रविडियन आर्किटेक्ट। वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो द्रविडियन आर्किटेक्ट हो गया गाइस। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और नॉर्थ में जो बनता है ना गाइस मंदिर, उसको कहते हैं नागर शैली, है ना, उसे क्या कहते हैं, नागर शैली। और बीच में जो मंदिर बनता है एमपी वगैरह में, जो खजुराहों के टेम्पल हैं, उसे कहते हैं बेसर शैली। शैली का मतलब आर्किटेक्ट, द वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। आपने हैव यू एवर सीन हुमायूंस टॉम्ब? देखा है हुमायूं का मकबरा? नहीं देखा? ताजमहल देखा है? और बीबी का मकबरा, किसकी बीबी का? किसी की तो होगी, औरंगजेब की बीबी का। समझ पा रहे हो आप लोग? एक दिल्ली में एक फोर्ट है गाइस, जिसको कहते हैं हुमायूं का मकबरा। क्या कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को देख करके कॉपी करके बनाया गया ताजमहल। तो ताजमहल किसकी कॉपी है? हुमायूं के मकबरे की। दिल्ली में ही है, जा सकते हो आप घूमने के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने। और उसको देखकर क्या बनाया? ताजमहल। और ताजमहल को देख करके क्या बनाया? बीबी का मकबरा। तो ये तीनों बिल्डिंगों को जब आप देखोगे ना सामने इनकी फ़ोटो, तो लगभग इनका आर्किटेक्ट एक जैसा ही है। इसको कहते हैं मुगल शैली, मुगलों ने बनाया। और शैली का मतलब क्या हो गया? आर्किटेक्ट। उसी तरीके से गाइस, कभी आप लोग जाओगे वेस्टर्न इंडिया, मुंबई, गुजरात, गोवा, ठीक है ना, इस इलाके में कभी अगर जाना हुआ, तो वहाँ पे पुर्तगालियों ने और यूरोपियन कंट्रीज ने राज किया था अंग्रेजों के टाइम पे। तो वहाँ पे जितनी आप बिल्डिंग्स देखोगे, फोर्ट देखोगे, वो उनका सारा आर्किटेक्ट यूरोपियन आर्किटेक्ट। सारा कैसा है? तो समझ पा रहे हो ना, वो यूरोपियन शैली हो गया। फिर तो शैली का मतलब क्या हो गया आपका? आर्किटेक्ट, द वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। साउथ में हो तो द्रविडियन शैली, नॉर्थ में तो, और बीच में तो बेसन नहीं, बेसर है। हालांकि ये बेसन जैसा ही लगता है कि दोनों को मिक्स करके बनाया है। जीडी में क्वेश्चन आया था इस बार, अभी मैंने बताया को, कि राम मंदिर किस शैली में बना है। तो राम मंदिर कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में कि साउथ इंडिया में? तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होगा? नागर शैली होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। आगे की बात करें तो फिर एक बार देखना पड़ेगा ये, तो फिर हो सकता है क्या पता, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जनरली सेंट्रल इंडिया के जो मंदिर होते हैं, देखो सुनो, सेंट्रल इंडिया में जनरली मंदिर जो बनते हैं वो बेसर शैली के बनते हैं। इन्होंने कहा सर कि गूगल पर सर्च करने पर खजुराहों के मंदिर किस पर दिखा रहा है, तो हो सकता है क्या पता कि पर्टिकुलर खजुराहों के मंदिर नागर शैली से बने हों। मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि एमपी में सारे मंदिर नागर शैली पे ही बने हो सकता है कि नॉर्थ एमपी में जो मंदिर है वो बने हों और साउथ वाले जो हैं वैसे बने हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आगे की बात करें, ये जो मंदिर है गए, इसको किसने बनाया? राज प्रथम है। इसका क्या नाम है? वृद्धेश्वर शिव मंदिर। क्या नाम है इसका? और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और मैंने कहा ना पूरा कॉरिडोर है, एंट्रेंस है, गोपुरम है, ये सब ब्ला ब्ला मैंने आपको बता दिया कि। अच्छा एक चीज़ और, इस मंदिर पे ये जो दिख रहा है ना आपको गाइस, ये सिंगल स्टोन है गाइस, लगभग 80 टन का। तो एक टन में कितने केजी होते हैं? तो 100 किलो भाई, 100 किलो होते हैं। कितने होते हैं? यानी ये अकेला पत्थर कितने किलो का? तो उस टाइम पे बिना क्रेन के इतनी हाइट पे पत्थर कैसे पहुंचाया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था शायद, ये भी मैंने, हाँ जी, टन बोला मैंने। एक टन में 1000 होता है? हाँ, तो मेरे हिसाब से शायद फिर हो सकता है कि 8, हाँ फिर हो सकता है कि ये 8 टन होगा, ठीक है। और रैक करके ले गए थे, मतलब रैक करने के लिए उन्होंने 7 किलोमीटर लंबी एक पाथ बनाया, उतारने के लिए 3 किलोमीटर लंबा पाथ बनाया, कुछ ऐसा सीन था। समझ रहे हो? क्रेन तो था नहीं, जैसे इजिप्ट में जो पिरामिड आपको दिखते हैं सेम वैसे ही कुछ, ठीक है ना। ये चीज़ है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ रहे हैं चोल वंश के बारे में। पहले हमने पढ़ा आदित्य, फिर हमने पढ़ा परांतक, फिर हमने पढ़ा
राज राज। अब उसके बाद आगे आ जाओ, इसके बाद अगला बंदा आया जिसका नाम था राजेंद्र। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग राजा था। इसने क्या किया, श्रीलंका पर, राज ने तो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट जीता था, इसने क्या किया, पूरे श्रीलंका को ही एक्वायर कर लिया। तो पूरी श्रीलंका को पूरी तरीके से जीत लिया और वहां के राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र पांच को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है और देखो आप लोग, राजेंद्र फर्स्ट ने गाइस बंगाल के शासक महिपाल को, अब ध्यान से सुना, इसका एक्सपेंशन चल रहा है गाइस। अगर आप लोग मैप देखोगे ना ध्यान से, तो ये है चोला एम्पायर। इन्होंने शुरू कहाँ से किया है, यहाँ से। पहले इन्होंने किसको कैप्चर किया, श्रीलंका के अनुराधापुर को कैप्चर किया। ठीक है ना। और उसके बाद ये इस तरफ एक्सपेंशन करने लग गए। तो बंगाल में किसका शासन था, पाल वंश का। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पाल वंश का एक राजा था, इसका क्या नाम था, अभी पढ़ा हमने, महिपाल। पाल वंश का राजा कौन था, महिपाल, उसको जीता। ठीक है ना। और एक टाइटल होल्ड किया फिर से। साउथ वाले कैसा टाइटल होल्ड करते थे हमेशा, कोंड का, तो मंगई कोंड कर दिया इसको। और वहां से गंगा जल लेके आता, आपको पता ना बंगाल में गंगा जल, गंगा नदी आती है, तो वहां से गंगा रिवर गंगा का पानी लेके आता है, अपने यहाँ पे एक नया शहर स्टैब्लिश करता है। उस शहर, वो उस नदी, शहर के बगल में एक नदी बनाता है, तालाब, उसमें वो पानी डालता है और उस शहर का नाम रखता है क्या, गंगई कोंड चोलपुरम। क्या रखता है उस शहर का नाम। ठीक है ना। मन चंगा तो कठौत में गंगा, सुना है डायलॉग, किसका डायलॉग है ये, नहीं सुना, ये संत रविदास का डायलॉग है। संत रैदास, जिनकी जयंती थी अभी कुछ दिन, हाँ मंत्र बताता हूँ, नहीं रविदास नहीं, संत रैदास बोलते हैं इसको, रविदास भी बोल देते हैं, वैसे रैदास होता है एक्चुअली। उन्होंने एक टाइटल दिया था। ठीक है ना। मन चंगा तो, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि सर कास्टिज्म था, SC ST और ये सब कुछ 4 वर्ण थे, तो अगर 4 वर्ण थे तो रैदास तो लोअर कास्ट से आते थे, तो उनको संत बनने का मौका कैसे मिला। लेकिन आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो लोअर कास्ट से, ये बताता है कि साफ साफ क्या, कि कास्टिज्म बाय बर्थ नहीं था, बाय मतलब कल को कोई भी रिलीजन वाला बंदा संत बन सकता है, ये इस बात का प्रूफ है। लेकिन मैंने कहा ना सोसाइटी में कुरीतियां फैल जाती हैं। एक घर में ना एक शादी थी, जिस दिन बारात जानी थी ना शाम के समय, घर के गेट पे ना एक बिल्ली मर गई। तो जो घर की शादी, जो सीनियर महिला था, उसने उस बिल्ली को क्या कर दिया, ढक दिया। इस घटना को एक छोटी बच्ची ने देखा ये होते हुए, और उसने कहा, जब उसके बेटे की शादी हुई, जब उस लड़की के बेटे की शादी हुई, छोटी वाली बच्ची जो बड़ी हुई, उसके बेटे की, तो उसने कहा कि हमारे घर में एक रिवाज है, हम लोग पहले बिल्ली को मारते हैं, उसको टोकरे से ढकते हैं, उसके बाद फिर शादी करते हैं। ये होती है कुरीति, समझ पर आप लोग। ठीक है, ये चीज़ है। तो मन चंगा तो कठौत में गंगा का मतलब ये होता है भाई, कि मान के चलो आपके घर में पूजा होती है ना जनरली, तो पानी गंगा जल लेते हैं और छिड़कते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो भाई रूल ये कहता है कि पूरे घर में पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने इरादों को नेक रखते हुए उसको फेंकते हैं। या कभी अगर आपने देखा हो कि कभी अगर सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तो गंगा जल को थोड़ा सा मिला लेते हैं पानी के अंदर, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, और हम ये मान लेते हैं कि अब वो पूरा का पूरा पानी क्या हो गया है, वो गंगा जल हो। ये है, तो ये प्रोसेस, ये नहीं गंगा जल हुआ नहीं है, वो ये बता रहा है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो सब अच्छा है। वो ये बताना चाह रहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसी में गंगा जो है सो है, वो कहानी है। ठीक है ना। इसके लिए गंगा होने की आवश्यकता नहीं है, गंगा इसमें कैसे आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो चीज़। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इन्होंने टाइटल होल्ड किया। ये अब किसकी बात कर रहे हैं, राजेंद्र। ठीक है ना। इससे तालाब बनाया, गंगा जल मिला दिया, ये वो सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाइस ये राजेंद्र प्रथम जो है ना, खतरनाक बंदा था। ये अब आगे बढ़ता है और इंडोनेशिया, ये जकार्ता, ये सारा ये थाईलैंड वगैरह सब कुछ कवर कर लेता है। ठीक है ना। तो आप लोग आपसे कोई पूछेगा कि भाई इंडियन रिलीजन में, अब तो नहीं खैर, लेकिन पहले हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर था, अब नहीं है, लेकिन पहले क्या था, अंकोर वाट। ये कहाँ पे था, इंडोनेशिया में था। अब इंडोनेशिया की सरकार ने इसको जो है एक म्यूजियम बना दिया, फिलहाल ये मंदिर अब नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जब कभी भी एक्सकवेशन होता है, खुदाई होती है, तो वहाँ से हिंदू गॉड गॉडेस की मूर्तियाँ, अभी कुछ टाइम पहले चाइना में निकली, तो मैंने कहा जहाँ खोदोगे हम ही हैं। ठीक है ना। तो एम्पायर काफ़ी बड़ा रहा है, इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है। अच्छा, इंडोनेशिया गाइस एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश है। ठीक है ना। और करेंसी पे नोट चल रहा है किसका, हिंदू गॉड गॉडेस की फोटो, उनके गणेश जी की फोटो उनकी करेंसी पे छप रही है।
हाँ, कंट्री में 90% मुस्लिम है, राष्ट्रपति भी क्या है। अब इंडोनेशिया मुस्लिम देश कैसे हो गया ये भी मैंने पढ़ा है वैसे तो, लेकिन इसकी अभी जानने का कोई मैटर नहीं है, हमारे सिलेबस का नहीं है ये, ठीक है ना। वो जो बाहर से जो अरब व्यापारी आते थे ना, उन्हीं के कारण से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुना, हमने सबसे पहले पढ़ा आदित्य प्रथम, फिर हमने पढ़ा परांतक प्रथम, फिर हमने पढ़ा राजराज प्रथम, फिर हमने पढ़ा राजेंद्र। ये राजेंद्र प्रथम ने एक्सपेंशन किया, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो 9th सेंचुरी का जो चोला एम्पायर है वो यहाँ तक है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है, इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मान के चलो इंडोनेशिया ये जो सारे आइलैंड थे, इसका कैप्चर था। और इनके पास गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में नेवल आर्मी थी, नौसेना, नौसेना थी, समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थी, नौसेना थी, ठीक है। शिवाजी के पास भी बहुत सारी मात्रा में नौसेना थी गई, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। अब उसका कारण बताता हूँ, ध्यान सुना। अभी 1-2 साल पहले की बात है, इंडियन नेवी का जो फ्लैग था वो हम वही फ्लैग यूज़ करते थे जो ब्रिटिशर्स हमें दे के गए थे। लेकिन अभी 1-2 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने उस फ्लैग को क्या कर दिया है, और हमने उस फ्लैग पे छत्रपति शिवाजी वाला फ्लैग यूज़ करना चालू कर दिया है, इंडियन नेवी वाला। मतलब इंडिया का जो फ्लैग है वो तो है ही है, साथ में एक को फ्लैग भी है एक हमारा उस पर नेवी का, ठीक है। आगे देखो, तो राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के राज शासक शैलेंद्र को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे शैलेंद्र था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, और इसके बाद ये वंश धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, ज़्यादा इस पर रिवीजन का कोई वो नहीं है। आगे देखो और क्या कह रहा है आपका, और क्या है आपका। अच्छा एक चीज़ और गाइज ध्यान से सुना आप लोग, चोल एम्पायर जो था ना गाइज, वहाँ पे ना स्थानीय स्वशासन समझते हो क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसका क्या मतलब होता है गाइज, एक बात बताओ। हाँ, गवर्नमेंट चलना, ये कैसे पॉसिबल है, एक बात बताओ। हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके हेड राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मान लो वो कोई स्कीम लेके आते हैं, ठीक है ना, उन्होंने कहा भाई कि मजदूरों के खाते में हमें 5,000 रुपये भेजने, सपोज करो 1 मिनट के लिए, और मजदूर रहता है बिहार के किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आता है, तो वो गवर्नमेंट कैसे कनेक्ट करेगी एक दूसरे को। सोचो आज की डेट में भी इंटरनेट नहीं आता, सब 50 साल पहले क्या माहौल रहता होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक पंचायती सिस्टम बनाया। क्या बनाया, पंचायत में चुनाव होंगे, और वही है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब वो वहाँ की छोटी सी गवर्नमेंट होगी जो रिपोर्ट करेगी अपर गवर्नमेंट को, और वहाँ के लोगों को हैंडल करेगी, चीज़ों को मैनेज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये 3 तरह की है गाइज। गाँव में है ग्राम पंचायत, शहरों में है नगर निगम, नगर पालिका। जैसी आबादी है, कम आबादी है तो ग्राम पंचायत, उससे ज़्यादा है तो नगर पालिका, उससे ज़्यादा है तो नगर निगम। यहाँ पे क्या है, नगर निगम, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, 2 लाख 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 243 के अराउंड में, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं। तो ये जो चोला एम्पायर था ना गाइस, वो भले बैठे थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना लोकल सेल्फ गवर्नेंस हर जगह बना रखा था, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मैनेज कर पा रहे थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पे जो है ना चुनाव जो होता था लोकल सेल्फ, वो लॉटरी सिस्टम पे होता था, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मैंने कहा ये जो शिव मंदिर बनाते थे, जैसे मैंने बताया था आपको, क्या वृद्धेश्वर शिव मंदिर जो पढ़ा हमने, किस शैली पे होता था, ये द्रविडियन आर्किटेक्ट पे होता था, द्रविडियन स्टाइल पे होता था। ये मैंने इसको तरीका बता दिया आपको, ठीक है ना। और अब इसके बाद पढ़ते हैं कौन सा वंश हमारा, ध्यान से सुनना, ये है चोल, ठीक है ना। उससे पहले वहाँ पल्लव थे ना, पल्लव के बाद कौन थे, चोल। अब एक है हमारे कौन, राष्ट्रकूट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। ये सब कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही समय पे, तभी तो लड़ाइयाँ चल रही थी इसकी। कृष्ण थर्ड की लड़ाई से चल रही थी, ठीक है ना। किससे, परांतक फर्स्ट से चल रही थी, अभी हमने करवाई थी लड़ाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रकूट जो वंश है गाइज, इसका संस्थापक है दंती दुर्ग। अच्छा गाइज, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये अब कौन सा वंश है हमारा, और आपको पता है यहाँ पे सेम टाइम पे गाइज एक वंश है जिसका नाम है गुज्जर प्रतिहार। कौन सा वंश है, गुज्जर प्रतिहार। और यहाँ पे सेम एक वंश है गाइज जो है आपका पाल वंश। कौन सा वंश है, पाल वंश। अब ये तीनों बंदे गाइज, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश, एक जगह के लड़ते थे। किस जगह के लिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, कन्नौज के लिए। किसके लड़ते थे, कन्नौज। मैंने कहा एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे फेमस जगह क्या थी,
सबसे पहले प्राचीन भारत में मगध थी, और मैंने कहा मगध की अब वैल्यू खत्म, अब कौन ज़्यादा वैल्यूबल है? कन्नौज। और अभी आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे लाहौर, पेशावर, दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और औरंगजेब तक आते आते ये औरंगाबाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शिवाजी के टाइम पे सूरत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी आपको कि जगह की वैल्यू जिंदगी भर एक जैसी तो रहती नहीं है ना। ये चीज़ है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए यहाँ के प्राइजेस हाइक हैं, लोग खाली करके चले जाएंगे, प्राइस डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सारे के सारे समकालीन है, कंडेम। अब देखो सुनो, इस वंश का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग नाम है। और वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूटों ने नींव रखी थी। ध्यान सुना आप लोग, राष्ट्रकूट कैसे आए थे? इन्होंने अपने से पहले एक चालुक्य वंश था, कौन सा वंश था इनसे पहले? चालुक्य वंश था, उस चालुक्य वंश को हराया था। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी राष्ट्रकूटों की, इन राष्ट्रकूटों ने उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। चालुक्य में कोई बच गया होगा, वो उन्होंने उसको वापस से हरा दिया। समझ पा रहे हो? जैसे इनका था, पहले पल्लव आए, पहले चोल थे, फिर पल्लव आए, फिर वापस से कौन आ गए? क्योंकि चोल पूरी तरीके से खत्म, खानदान के एक एक व्यक्ति को ना खत्म करने पे तो यही नतीजा होगा। जैसा फिल्मों में होता है, विलन सबको मारता है, जैसा हमने अभी पढ़ेंगे मिडवल में आगे। मध्यकालीन भारत में राजा यही काम नहीं करते थे, वो मारते थे तो पूरा खानदान को ही मारते थे। ठीक है ना, छोटे से बच्चे को भी छोड़ देंगे तो वो आगे चल के क्या करेगा? बदला लेगा। ठीक है ना, ये एंशंट पढ़ रहे हैं, मिडवल आगे पढ़ेंगे। तो गाइस ध्यान से सुनना आप लोग कि पहले चालुक्य वंश था, फिर राष्ट्रकूट वंश आया, राष्ट्रकूटों ने इनको ये मार कर आए थे, लेकिन ये इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, इसलिए दोबारा से वापस से कौन सा वंश आ जाएगा? चालुक्य। लेकिन अभी बीच में राष्ट्रकूट है तो पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इन्होंने वातापी के चालुक्य राजाओं को हरा करके राष्ट्रकूट की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने चालुक्यों को पूरी तरीके से सफाया, इसी कारण से यही इनकी भूल हो गई, वरना इनका एम्पायर बहुत लंबा चलता और शायद हो सकता था कि एरिया बहुत ब्रॉड होता। ठीक है ना। अब आगे की बात, इनका राजा था, इसका नाम था दंती दुर्ग, है ना भाई, पढ़ा हमने। और उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मान्य खेत को बनाई थी। मान्य खेत कह लो या मान्य खेत कह लो, ठीक है, याद रखना आपको। ये इनकी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और देखो आप लोग, इसका पहला शासक कौन हो गया? दंती दुर्ग। दूसरा कौन हो गया? कृष्ण। इसी की लड़ाई तो हुई थी ना, शायद थर्ड की हुई थी, थर्ड आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। इस अच्छा देखो सुनो, ये जो कृष्ण फर्स्ट है गाइस, इसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर बनाए। भाई इनका एरिया कौन है राष्ट्रकूटों का? महाराष्ट्र वाला। तो अजंता एलोरा केव्स में, जो एलोरा की गुफाएं, उसमें शिव के वो बनाए, मूर्तियां बनाई। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आप वो पढ़ना, शैव धर्म जो पढ़ता वहां पे। इस वंश का अगला शासक कौन था? ध्रुव था। ध्रुव का मतलब क्या होता है गाइस? इंग्लिश में उसको पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान से सुना, इस ध्रुव ने, ध्यान से सुना, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है वो किसका है? राष्ट्रकूटों का है। किसका है? राष्ट्रकूटों का है। और ये जो बंदा है ना ध्रुव, ये क्या करता है? ये ऊपर उत्तरी ध्रुव में जाकर के कन्नौज के लिए लड़ाई चालू कर देता है। क्या कर देता है? कहता है कन्नौज हमारा है। ये बात बुरी लग जाती है किसको? गुज्जरों को। ठीक है ना, ये बात किसको बुरी लग जाती है? गुज्जर प्रतिहारों को बुरी लग जाती है। और पाल कहता है यार हमें भी मिल जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन इन तीनों में गाइस सबसे कमजोर कौन है? पाल है। एज यू नो बिहारीज बहुत शरीफ होते हैं, लड़ाई झगड़े से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, होते शरीफ हैं लेकिन तेज बहुत होते हैं भाई। ठीक है ना। तो इन तीनों की लड़ाई हुई किसके लिए? कन्नौज के लिए। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, तीन टंगड़ी का युद्ध कहते हैं। और इस तीनों में गए सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? उनकी ग्रोथ रुक गई बेचारों की। तो उन्होंने हाथ जोड़े कर भाई माफ करो, हमें नहीं चाहिए कन्नौज। पता चला ना कि मान लो कोई ऐसी चीज आपको मैं दे रहा हूँ जिसको इतना कलेश कर दिया कि आपने हाथ जोड़ लिया कि हमें माफ करो, मैं नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? तो तीनों ने लड़ाई किसके लिए शुरू की थी? इनकी तरफ से ध्रुव ने शुरू करी थी। इनकी तरफ से किसने शुरू की? उनकी तरफ से भी बताऊंगा जब उनका नंबर आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? लेकिन गाइस अच्छा ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रकूटों को कन्नौज मिल जाएगा, लेकिन फाइनली किसको मिलता है? नाम से पता चला कितने खतरनाक लग रहे हैं, गुज्जर, है ना। ठीक है, आगे की बात करें तो ध्यान से सुनना आप लोग। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कह रहे थे क्या? कुछ तो कह रहे थे। इसका नीरज पेप्सू के चीते खुल के जीते। ठीक है ना, नाम सुना आप लोगों ने जिन्होंने नाम बोला, है ना, काफी ज्यादा वायरल है। यूपी, है ना, पूरा आप यूं सर्च करोगे ना, पहलवानों का गांव, भारत में पहलवानों का गांव,
तो एक गांव आएगा, ये यूपी, वेस्टर्न यूपी का, बुलंदशहर मेरठ में शायद कहीं पे, वो है ना, तो पूरा गांव ही जो है ना, फतेहपुर शायद, है ना, वो बहुत ही, हालांकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा बायोडाटा, मुझे कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों यूथ उससे इंप्रेस है, मुझे नहीं पता, शायद बॉडी बिल्डिंग को लेकर के। हाँ बस चलो, कम से कम नशे पते से तो बढ़िया ही है वैसे तो, ये तो मुझे ठीक लगा, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा नहीं लगा, मतलब उसको नीरज बसु की मैंने पूरा बायोग्राफी पढ़ा, उसने लास्ट में ना कुछ खा लिया था, उसके कारण से उसकी डेथ हो गई थी। हाँ सुसाइड कर लिया था, लेकिन मेरे को स्टोरी में कुछ भी ऐसा मोटिवेटिंग नहीं लगा सिवाय इसके बॉडी बिल्डिंग के। अब जैसे कल परसों एक रील आई उसी की सेम, ये नाम कान में आया इसलिए मैं बात पकड़ रहा हूँ, वो नीरज बसु का एक वो आया कि भाई जनरली 200 किलो का डेड लिफ्ट उठाने के लिए जो है बंदे बेल्ट वेल्ट पहनते हैं, नीरज भाई आए यूं उठाया और रख दिया। हाँ बॉडी थी भाई, एक नंबर की बात सही है। तो इस वंश का अगला शासक कौन था? ध्रुव था, और इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष बताया मैंने, किस पे, किसके लिए, किसकी लड़ाई के लिए था ये? कन्नौज के लिए था ये। और ये अच्छा गाइस, ये 1-2 साल की लड़ाई नहीं थी, 100 ईयर्स चली है लड़ाई। कितने साल? तो ऑब्वियस सी बात है कि हर वंश से सिर्फ एक राजा इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, 2-3 खानदान लगे होंगे हर वंश से लगभग लगभग, ठीक है, ये चीज है। इसमें गाइस सर्वाधिक जीत किसकी हुई? लेकिन फाइनल जीत किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की, ठीक है ना। ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में जीतेंगे, लेकिन फाइनल कौन जीता? और उनको तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो बेचारे साइड हो गए। एक बार लड़े, उनको शौक लगा, और वो क्या हो गए? पाल लोगों को ज्यादा मतलब नहीं था, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं गाइस। अच्छा, राष्ट्रकूटों में क्या हुआ गाइस? इस वंश का अगला शासक था अमोध वर्ष। ध्यान सुना, हम लोग किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं गाइस? राष्ट्रकूटों का फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। और अगला शासक कौन है? कुछ आइडिया? कृष्ण फर्स्ट, है ना भाई, कृष्ण फर्स्ट। और अगला शासक कौन है? ध्रुव, ठीक है ना। तो इसी ने पार्टिसिपेट किया था कन्नौज के लिए, है ना भाई, इसी ने शुरू की थी, इसी ने शुरू किया था कन्नौज के लिए लड़ाई, है ना भाई। और ध्यान सुना, इसके बाद नेक्स्ट राजा कौन आया? अमोद वर्ष। क्या ना, कौन आया? अमोद वर्ष आया। और इसके समय में गाइज एक ना बंदा आया, ठीक है ना, इसके समय में एक विद्वान शासक भी रहता था, इसका नाम था कवि राजमार्ग। एक्चुअली देखो, ये अमोद वर्ष ने किताब लिखी थी, सबसे विद्वान था ये, इंटेलिजेंट था, और इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था, ठीक है ना, हाँ, कवि राजमार्ग जो है ना, किताब लिखी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो बंदा है कौन? अमोद वर्ष। इसके पूर्वजों ने तो अजंता एलोरा में शैव मंदिर बनवाया था, यानी इसके पूर्वज शैव धर्म को मानते थे, यानी हिंदू थे। लेकिन ये जो अमोद वर्ष है, इसने कौन सा धर्म अडॉप्ट कर लिया? जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया। इस वंश का अगला शासक था इंद्र थर्ड। कौन था? इंद्र थर्ड। और इसके दरबार में गाइज अरब से एक यात्री आया था, अरब कंट्री से, इसका नाम था अल मसूदी। अरब कंट्री, अच्छा एक बता, अरब कंट्री, ईरान, इराक, यूएई, दुबई, इन सब में ठंडी ज़्यादा है कि गर्मी ज़्यादा है? पूरा गर्म है ना, ठीक है ना, पूरा गर्म है। तो वहाँ के लोग हमारे जैसा मौसम एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे शाम को अभी मौसम हो गया था सुहाना, सोचा था कि क्लास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ा, ठीक है ना। तो जब ये अल मसूदी भारत आया, ये कहाँ से आया है? गर्म कंट्री से आया है। इसने मौसम ऐसा देखा नहीं है, तो जब ये भारत में आया तो इसने एक किताब लिखी भारत के ऊपर, ठीक है ना। भारत, ये ज्योग्राफी का एक बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है ना। ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, इस बंदे का जिक्र आएगा। इसने बताया कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे सारे मौसम आपको फील होंगे, सर्दी भी और एक्सट्रीम, और दिल्ली वालों को तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है ना। सर्दी तो एक्सट्रीम सर्दी, गर्मी तो एक्सट्रीम गर्मी, बारिश, ठीक है ना, सारी चीज़, ऑटम, सब कुछ यहाँ पे फील होगा आपको, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन तो इसने जो है ना, इसने भारत, अरब से अल मसूदी आया, और इसने भारत के मौसम के ऊपर जो है उसने बताया। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस होता है? क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है? वेदर वही रहता है, क्लाइमेट, ध्यान सुना, क्लाइमेट जो होता है वो रोज का है। जैसे आज मैंने कहा कि आज क्लाइमेट हमारा हॉट है, कूल है, लेकिन मैंने कहा राजस्थान का वेदर बहुत ही गर्म रहता है। तो वेदर वो जो 50 साल 60 साल का रिकॉर्ड है, क्लाइमेट वो जो डेली वाला है, वही, यही डिफरेंस है। जो डेली डेली का अपडेट है, मैंने कहा आज क्लाइमेट कैसा है, तो आज बारिश होगी, रेनी होगा। नहीं, बट मैंने कहा ना, ये तो मोटे तौर पे बात होगी, लेकिन कोई इन डिटेल पूछा ना आपसे कि माइन्यूट डिफरेंसेस क्या है, जैसे मैंने प्रेशर करके पूछा आपसे,
ठीक है। ऐसे तो मोटा चलते हुए कि यार वेदर बहुत ही सनी है, ऐसा कुछ बोल दिया आपने, तो वो तो उस पर ध्यान नहीं देना है। कोई इसमें इम्फेसाइज करके पूछा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, तो क्लाइमेट वो जो डेली डेली अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, और वेदर वो जो आपका, ठीक है, हाँ, ओवरऑल जो 50-60 साल का होता है। आगे इसके बारे में आएगा। अल मसूदी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया गया। मानसून समझते हो ना आप लोग, ये जो अरब यात्री था इसने देखा था तो मानसून का वर्णन किया। अच्छा, इस वंश का अगला राजा कौन हुआ, और आपको पता है कि इसने लड़ाई करी थी किससे, चोलों के राजा किससे, परंतक फर्स्ट से, ठीक है ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, कर्क सेकंड, ठीक है ना। और यह एक अयोग्य शासक है गाइस, मतलब उतना पावरफुल राजा नहीं था, और इसकी हत्या जो है एक व्यक्ति ने कर दी, उसका नाम था तौलब सेकंड। और वापस से कौन सा वंश आ गया, चालुक्य। पहले कौन थे, चालुक्य, और बाद में कौन आ गए, ठीक है, और उसके बाद वापस, क्योंकि ये बंदा बचा हुआ था लास्ट उसका। मैंने कहा था ना, जब पूरी तरीके से सफाया नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा आ जाएंगे वो लोग, तो दोबारा आ गया और ये खत्म हो गया वंश, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो तौलब, अच्छा एक चीज़ और ध्यान सुना आप लोग गाइस, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में, जब कभी भी हमारी क्लास हुई थी, तो मैंने जब आपको चालुक्य के बारे में पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, 3 का। तो ये जो आप चालुक्य पढ़ने जा रहे हैं, ये किसका चालुक्य है, कल्याणी का चालुक्य है। हाँ, ये जगह का नाम है, ये जगह का नाम है, हाँ जगह का नाम है, हाँ, और वो सारे महाराष्ट्र के आसपास ही हैं, आसपास ही हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ये रहा वेंगी, तो ये जो चालुक्य है ये वेंगी के चालुक्य हैं। एक आएगा, ये देखो ये है बादामी, तो यहाँ पे भी चालुक्य है, लेकिन ये बादामी का चालुक्य है। और एक मैंने क्या होता है, एक मैंने आपको वतापी, वो भी इधर ही लोकेटेड है आपका, कल्याणी है ना, वेंगी, बादामी और कल्याणी, 3 थे, है ना भाई, ये सब। अच्छा, और क्या आपका, अब इसके बाद नेक्स्ट वंश पढ़ने वाले कौन से वाले गाइस हम लोग, ये शरीफ वाले जो हैं, इनका लड़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं था। बेचारा सोच रहा था कन्नौज पे खेल लेते हैं गेम, बेचारे पिट गए, उसके बाद उन्होंने हाथी जोड़ लिया, कन्नौज से मैटर इनका खत्म हो गया। लेकिन एज यू नो, इतिहास गवाह है कि बिहारीज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो इन यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत रिफॉर्म किए। तो दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी तो हम मानते हैं क्या, तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है, जो अब नष्ट हो चुकी है, और दूसरी यूनिवर्सिटी आती है नालंदा, ठीक है ना। और एक और यूनिवर्सिटी है जो अभी करंट में गवर्नमेंट, अब नालंदा को गवर्नमेंट ने वापस से रिफॉर्म कर दिया है, ठीक कर दिया है। और एक और यूनिवर्सिटी आती है विक्रमशिला, ठीक है, धन्वंतरी विश्वविद्यालय, सब पढ़ेंगे अभी। तो ध्यान से सुना आप लोग, 7 से लेकर के 11वीं तक, यानी 700 से लेकर के 1100 तक पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से रिलेटेड थे गाइस, ठीक है ना। मैंने कहा जो देखो बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म कितने हिस्सों में बट गया था गाइस, कौन कौन से, हीन यान, और तो फिर ये कौन सा यान है, फिर ये वज्रयान, ये तो लिखा हुआ है, आप लोग 2 बता रहे हो, इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो। अच्छा, बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में कब बटा था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। अच्छा, बौद्ध धर्म की कितनी काउंसिल हुई थी, कौन कौन सी, RVP के गाइस, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। कुंडलवन कहाँ पे, कश्मीर में। अच्छा, कौन कौन से राजा थे, अक से याद रखना आप लोग, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल में कनिष्क के टाइम पे ये 2 हिस्सों में बट गए गए, लेकिन बौद्ध धर्म 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल में भी बट गया था, उसी में से एक था क्या, ब्रजयान, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये जो पाल वंश थे, ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से कनेक्टेड थे, ठीक है ना, वज्रयान को फॉलो करते हैं, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे। और क्या हुआ, और देखो आप लोग, ये जो पाल वंश था, इनका एरिया क्या था गाइस, बंगाल वाला और बिहार वाला। और पाल वंश की राजधानी क्या थी, मुंगेर, चलो ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। और उन्होंने बिहार में गाइस एक ना यूनिवर्सिटी बनाई थी, इसका नाम था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उन्होंने क्या बनाया, अच्छा गाइस ध्यान रखना, चाहे नालंदा हो, चाहे ओदंतपुरी हो, चाहे धन्वंतरी विश्वविद्यालय हो, कोई भी हो, इसमें वो सब पढ़ाई नहीं होती जो हम आज पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, कॉमर्स ले, बीटेक ले, बीएससी ले, बीकॉम ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ पे होता था किसकी, सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, सिर्फ बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो
उदंतपुरी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी। हाँ, वो जो तक्षशिला था वो तो पहले से ही है, बौद्ध धर्म से ही पहले से है, तो उसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, बौद्ध धर्म के अलावा आर्चरी वगैरह, हथियार वगैरह सब, इन सब की पढ़ाई भी होती थी वहाँ पे। ठीक है, आगे की बात करें तो उदंतपुरी की स्थापना कर दी। अच्छा, पाल वंश का अगला शासक कौन है? फाउंडर कौन है भाई इसका? वो पाल, फाउंडर कौन है? और अगला शासक कौन है? धर्मपाल। अगला शासक कौन है? ये बंदा सोचता है, धर्मपाल सोचता है कि मैं जा करके मैं भी कन्नौज पे हाथ साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसने क्या कर लिया, युद्ध में पार्टिसिपेट कर दिया, और उसका नुकसान क्या हुआ कि ये, और इसी कारण से पाल वंश का जो ग्रोथ है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो इन्होंने छोड़ दिया इसको, धर्मपाल। हाँ नहीं, पहले तो उसने करा था, वो ध्रुव ने किया था, पाल वंश में धर्मपाल ने किया था। हाँ, पाल वंश में धर्मपाल ने, और राष्ट्रकूटों में ध्रुव ने किया था, और उनकी तरफ से भी पढ़ेंगे हमें भी, ठीक है ना। लेकिन ये बेचारे एक ही झटके में वापस आ गए, ये दोनों लड़ते रहे 100 साल तक, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं गाइज। अच्छा, ये जो धर्मपाल है गाइज, इसने भागलपुर एक जगह है बिहार में, वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है ना, और बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार बनवाया। तो यूनिवर्सिटी इन लोगों ने 2 बना दी, उदंतपुरी और नालंदा पहले से ही था, ठीक है ना। तो 3 यूनिवर्सिटी वहाँ पे हैं। हाँ नहीं नहीं, उस पर रिसर्च अब यार इतनी डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि बौद्ध धर्म के लिए होता था, और कुछ भी नहीं होता था। बौद्ध धर्म के ऊपर रिसर्च, डिबेट, ये सब चीज़ें। आप लोगों से ना एक ना, अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप एक काम करना, आप यूट्यूब पे ना नालंदा यूनिवर्सिटी टूर गाइड ऐसा लिख देना, तो एक ऐसा बंदा आ जाएगा जो नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या करवा रहा होगा, बता रहा होगा। तो आप देखना, वो सारी बातें बताएगा फिर वो, और वो टेक्नोलॉजी भी बताएगा, ठीक है ना, जिसको देख के आपके मुंह से निकलेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हाँ नहीं, मैंने देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो लॉजिक वो लगा रहे थे। मैं अभी आगरे का देख रहा था, उस दिन बता रहे थे ना आप लोग, आप, मैंने कहा ना, आप लोग कहीं भी जाओ घूमने के लिए, ऐसा नहीं कि बस चले गए, टिकट कटा ली, देख के आ गए, या तो गाइड गाइड करो, जो कि हम करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम जब लाल किले में एंटर करेंगे टिकट लेकर, तो हम बड्स लगा लेंगे कान में, यूट्यूब खोल लेंगे, और एक गाइड वहाँ पे खोल लेंगे। वैसे आपको पता है लाल किले में भी वो लोग गाइड वाला वो देते हैं, माइक वाला सिस्टम देते हैं, वो भी ले सकते हो। और नहीं तो मैंने कहा ना, हम तो फ्री वाले काम है, तो बड्स लगा लो, फ़ोन में रख लो, और गाइड में जैसे जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा समझने की कोशिश करो। तो अब जब तुम लाल किले से निकलोगे तो दुनिया भर की नॉलेज तुम्हारे पास होगी। वैसे तो लाल किला 36 बार घूम गया, मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे में पूरा ऐसा लगता है जैसे बाउंड्री छू के आ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो सिस्टम मैकेनिज्म समझाने का तरीका, कि वो खिड़की थी तो क्यों थी, है ना, उस पर शेड था तो क्यों था, कई सारे कारण थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही मैं गया था, मैंने बताया था आपको कि एक बार मैं वृंदावन गया था, तो वहाँ पे निधिवन में गाइड मिल रहा था 100 रुपये। मैंने कहा 100 रुपये कौन देंगे। हाँ, मैंने एक दूसरे ने गाइड किया था, मैं उसके बगल में सुन रहा था, मैं कहा चलो ठीक है, 100 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब पे पहले ले ली थी। आगे की बात करें, अगला शासक कौन है, देवपाल। पहले कौन था, ओपाल, ओपाल। दूसरा कौन था, धर्मपाल। अब कौन है, देवपाल। नाम के पीछे पाल पाल लग रहा है तो समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। इसी ने, अच्छा मेरा नाम अगर रामपाल है तो क्या मैं पाल वंश का हूँ, टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी गुज्जर प्रतिहार में पाल का कोई आ जाए तो आप ये मत कहें सर वो तो पाल वंश का है, ऐसा होने वाला है अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। इसी ने राजधानी, देखो सुनो, कल्चर जो है ना एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। कल्चर जो है वो, तो पंजाब के आसपास के इलाकों में नाम सबके लगभग उसी प्रकार के होंगे, बिहार के आसपास के कल्चर में नाम उसी प्रकार के होंगे, है ना, और अमेरिका चले जाओगे तो नाम उसी प्रकार के मिलेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो इसने, इसकी राजधानी मुंगेर थी इनके समय। इसके दरबार में अरब यात्री कौन आया था, सुलेमान आया था, ठीक है। और इसने बंगाल को एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया था, रूहमा वर्ड से रिप्रेजेंट किया था। बंगाल के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था इसने, ठीक है। इस वंश का अगला शासक कौन है, महिपाल है। महिपाल ने पाल वंश का विकास दोबारा से चालू किया, जो रुक गया था ना ग्रोथ, उसको दोबारा से चालू किया, और इसी कारण से इसे पाल वंश का दूसरा फाउंडर, सेकंड फाउंडर कहते हैं। पहला फाउंडर कौन था, दूसरा बंदा कौन था, धर्मपाल। तीसरा कौन है, देवपाल है, और चौथा कौन है, हाँ
महिपाल है, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये वो जो अरब यात्री आया था ना, उसने दिया था। इसका पूरा नाम शायद सुलेमान पासा आई थिंक, बट सुलेमान भी याद रखोगे। और हालांकि इसका क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं सुलेमान का। हाँ, उसका क्वेश्चन देखा, अल मसूदी जो पीछे पढ़ा था हमने। अल मसूदी ने हम मानसून का बताया यहाँ के, है ना। उसने किताब भी लिखी है प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है ना, उसमें उसका जिक्र किया उसने, ठीक है। तो भारत का मौसम उस समय कैसा था और अब कैसा है वो हमें देख के पता चल जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं guys। अच्छा गाइज, ये जो बंदा है कौन, लास्ट वाला बंदा भी हमने कौन सा पढ़ा, महिपाल। महिपाल ने क्या किया, ध्यान सुना। इसने ना एक एक बौद्ध बौद्ध भिक्षुक जिसका नाम था दीपकर, उसको ना कहाँ पे भेजा, तिब्बत, और कहा कि जाओ भाई हमारी वज्रयान शाखा, जो जैन बौद्ध धर्म की जो शाखा है, ये ब्रांच है, उसका क्या करो आप लोग। तो गए तो तिब्बत में सारे के सारे बुद्धिस्ट ही होते हैं। कभी आप तिब्बत मोनेस्ट्री चले जाओ तो वो सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं। देखो भारत में कई रिलीजन आए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन ग्रो हुआ, बौद्ध धर्म। जैन धर्म ग्रो, इसका कारण ये था गाइस कि जैन धर्म में ना बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है। और जैन धर्म ही बना था। सुनो सही, जैन धर्म में जो है गुरु होते थे उसको तीर्थंकर कहते थे। जो पहले फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभ देव, और जो 24वें थे उनका नाम था महर्षि, 23वें का नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत सारे हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जैन धर्म की फिलोसफीज भी पढ़ चुके हैं। जैन धर्म भी आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ गया, श्वेतांबर, और जो श्वेत कपड़े पहन रहे वाइट वो श्वेतांबर, और जो कपड़े नहीं पहन रहे वो बहुत ही हार्ड फिलोसफी है। जैन धर्म का कहना यह है कि गाइस एक जो जैनी आदमी है वो वहीं पे खाना खाएगा जो घर जैन होगा। तो भाई एक बात बताओ, मुझे अगर प्रचार के लिए अमेरिका जाना है अपने रिलीजन, तो मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे, तो ऑलरेडी कोई जैनी कहाँ से होगा, मैं तो जा ही रहा हूँ शुरुआत करने के लिए। तो इसका कारण था कि जैन धर्म ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी, अब ये मैं रिकॉल नहीं कराना चाहता, लेकिन हमें पढ़ा था, वो कहते थे कि लड़ाई नहीं करना, अहिंसा, किसी को नहीं मारना, ठीक है, धन कलेक्ट नहीं करना। लेकिन भाई एक बात बताओ, जैनियों ने कहा कि यार एक बात बताओ, लड़ाई हम करेंगे नहीं, किसी को मारेंगे है नहीं, तो सोसाइटी में हमारी पावर का कैसे पता चलेगा। तो सोसाइटी में पावर के लिए पैसा कलेक्ट करना उन्होंने तब चालू किया, ठीक है। तो सारा का सारा फोकस, देखो जैन धर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, खत्म होने की कगार पे है, लेकिन सब जैनी जो हैं 1.5% है भारत में से, 1.5, और उनका वेल्थ इतना है जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ठीक है ना। अगर आप रानी बाग वाले रोड पे निकल जाते हो, जो बड़े बड़े टेंट दिखते हैं वो सारे के सारे अग्रवाल और बनियों के, जैनियों के हैं, सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिलीजन है, ऐसा रिलीजन जिसमें सारे लोग वेल्दी हैं, ऐसा रिलीजन तो अडॉप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है यार ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग शोध का विषय है, ये शोध का, रिसर्च का विषय है, ठीक है ना। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो फिर आप करोगे क्या, आप सामान बेच सकते हो। तो जितने जैनी आपको दिखेंगे किराने की दुकान पे दिखेंगे, आटा चावल चीनी बेचते हुए, ठीक है, या तो वो जैन होंगे या वो बनिया होंगे। जैन और बनियों का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जैन और बनियों में शादी भी होती है, एक ही है दोनों एक तरह से देखा जाता है, ठीक है। नहीं, जैन धर्म में दो, जो दिगंबर हैं, देखो दो तरह, हर रिलीजन में दो कंसेप्ट है गाइस। या तो आप प्रॉपर मॉन्क बन जाओ, हिंदू धर्म में भी है, आप या तो पूरे से, लेकिन अगर आप पूरे साधु बन गए, आपने विरक्त जीवन ले लिया, तो आप वापस नहीं आ सकते यहाँ पे। आपको नहीं पता है, यहाँ पे आने पे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, आपको रोक तो सकता नहीं, तो देश आज़ाद है। आपको आपने संत बन गया, वापस आप गृहस्थ में आ गए, तो आपको कौन क्या कहेगा। यहाँ पे देश की कानून व्यवस्था भी तो लागू है, मैं आपको मारने थोड़ी आ जाऊँगा, लेकिन नहीं आते, कम बैक नहीं कर सकते आप। ऐसा ही सेम बौद्ध धर्म में जो मैंने पढ़ा था कि दो तरीके से, या तो आप प्रॉपर भिक्षुक बन जाओ या आप गृहस्थ जीवन रहते हुए करो। ऐसा हिंदू धर्म में भी है। मान के चलो, मैंने कहा था ना, अब जब हमने शैव धर्म पढ़ा था, मैंने कहा भगवान, देखो हिंदू धर्म का मेन टारगेट होता है मोक्ष की प्राप्ति। क्या होता है, 3 तरीके होते हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, पढ़ा था हमने, ठीक है। सबसे ईजी होता है भक्ति मार्ग, हालांकि ये होता नहीं है बट फिर भी, और सबसे टफ होता है कर्म मार्ग, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो हम इतना ज़्यादा कर्म करें अपना, जैसे मेरा कर्म है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका कर्म है पढ़ने का, तो ये कर्म ही पूजा है। फिर कहा है ना, वो इसके लिए फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत, ये एक ऐसा रिलीजन है, हिंदुइज्म ऐसा रिलीजन है ना जिसमें
खुद को गॉड से, आप अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट है यार, आप ही ब्रह्म हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये मानते हुए कि आप मेरे भगवान हो। मैं आप लोगों से बेईमानी नहीं कर सकता। और जो घर में बैठे हुए मेरे वाइफ, मेरे छोटे मतलब कि चाचा चाची, ये मेरे भतीजे, मेरे पेरेंट्स, इन सब यहाँ से हार्ड वर्क करके जो मैं पैसा अर्न करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, वो भी उसी का एक रूप है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो हमें ये जो कंसेप्ट है, अब हमने पढ़ा था, याद करो आप लोग, जब हमने ये सब पढ़ा था, पीछे पढ़ चुके हैं सब कुछ। जब हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था द्वैतवाद कंसेप्ट। तो द्वैतवाद कंसेप्ट यही है गाइज, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो, आपके अंदर जो बैठा वो ईश्वर ही है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो हिंदू धर्म में दो कंसेप्ट आते हैं गाइज, एक सगुण और एक आता है निर्गुण। सगुण वो जो मूर्ति की पूजा करते हैं, हाँ, निर्गुण वो जो, निर्गुण के बहुत बड़े संत हैं कबीरदास, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली कूट पीस खाए संसार। तो वो भी हिंदू ही है, तो भी हिंदू ही है। ठीक है ना, जबकि वो क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? समाज की कुरीतियों को, कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो मैं क्या पूजूंगा? पहाड़ पूजूंगा। उससे अच्छा तो चक्की है, कम से कम कूट पीस के संसार खा तो रहा है। चक्की देखा ना, अनाज डालते हैं पीस जाता है, वो चीज़ है। तो वो निर्गुण को, सिख धर्म में क्या है? निर्गुण की पूजा होती है, वहां पर कोई आकार। मुस्लिम धर्म में क्या है? कोई आकार। हालांकि मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है, अलग है वो, लेकिन दो ही तो दुनिया में। और किस तरीके से गॉड पूजे जाएंगे भाई? या तो तुम मूर्ति बनाओ या मूर्ति मत बनाओ। तो मूर्ति नहीं बनाओगे तो मैं आप लोगों में देख रहा हूँ भगवान फिर, या तो मैं मूर्ति बना करके, लेकिन मूर्ति बनाने का कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है, एक फोकस बना रहता है, इसलिए बना दिया जाता है बस। मीराबाई सगुन के कैटेगरी में आती है। ठीक है, कृष्ण भक्ति, तो वो कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रही है। ठीक है, कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है, इसके काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गाइस बंगाल पर आक्रमण किया था, ये पढ़ चुके थे, याद आ रहा है? अटैक किया था, वहां से पानी लेके आया था, शहर बसाया था, गंगई कोण चोलपुरम का टाइटल लिया था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन है? मदन पाल। इसकी मृत्यु के बाद पाल वंश क्या हो गया? कितने वंश हो गए फिर, कितने हो गए? सबसे पहले गोपाल, कौन सा पाल था? देवपाल, महिपाल, और एक लास्ट वाला कौन है? ये मदन पाल। ठीक है ना, उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट वंश आता गया, कौन सा? सेन वंश। देखो यहाँ पे, यहीं पे था आपका पाल वंश, और इसी के अलग, इसी के टाइम पे एक कौन सा वंश और आ गया? थोड़ा कम पढ़ाया जाता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी देख लो आप लोग। इसके जो संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस व्यक्ति, क्या व्यक्ति का नाम है, ये पर्सन का नाम है। और इस वंश का जो अगला शासक हुआ उसका नाम था विजय सेन। विजय सेन ने इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस वास्तविक संस्थापक मतलब क्या होता है? रियल फाउंडर या एक्चुअल फाउंडर। इसका मतलब क्या हो गया? मान के चलो, ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया था, पैदा करने वाला बड़ा है या पालने वाला बड़ा है? पालने वाला बड़ा है, क्योंकि वो स्कूल की फीस भर के रोज टेंशन ले रहा है ना, खर्चा दे रहा है आपको। पैदा करने वाला तो का जो पेन है वो तो कुछ ही देर का है, पालने वाला लाइफ टाइम के लिए पेन ले रहा है। उसी तरीके से ये जो सेन वंश है गाइस, इसका फाउंडर कौन है? लेकिन इसका एक्सपेंशन जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, वो किसने किया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? मतलब इसने एफर्ट लगाया इस बंदे ने, और इस वंश को क्या किया? लड़ाइयाँ लड़ी, इस कारण से उसको एक्चुअल फाउंडर कहते हैं। इस वंश का अगला शासक कौन है? वल्लभ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चलेगा। अच्छा गाइस, ये जो वल्लभ है ना, ये जो व्यक्ति है कौन? वल्लभ। वल्लभ के दरबार में गाइस, किसके दरबार में? वल्लभ के दरबार में एक राजा, एक जयदेव, एक व्यक्ति रहते थे, उनका क्या नाम था? और ये जो जयदेव थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था गीत गोविंद। ठीक है ना। आगे एक और व्यक्ति हुए गाइस, लक्ष्मण सेन। उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। तो ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है ना। लास्ट में सेन वंश क्या हो गया? खुद ही समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, नेक्स्ट वंश कौन सा आता है हमारा? गाइस गुज्जर प्रतिहार वंश जो है ना, एक समय पे राजा हैं, ये एक समय पे क्या है? राजा हैं। लेकिन करंट में गाइस गुज्जर जो हैं वो रिजर्वेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं ऐसा कि हमारी पॉपुलेशन घट रही है इस आधार पे। जैसे महाराष्ट्र में जो मराठास हैं वो भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो
हाँ एंशंट खत्म होने वाली है भाई। इसमें टोटल ना 7-8 या 8-9 लेक्चर ऐसे हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको भेज दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा देखना। आज चलो भाई गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं गाइस। इनका एरिया जो है गाइस, गुज्जर मतलब समझ लो ना, गुजरात और राजस्थान का मिक्सचर है ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुजर भाई। गुजरात में भी इनका एरिया था और स्टार्टिंग में और कहा था, तो मिला करके क्या कर दिया, जैसे ब्रह्मोस है ना, तो ब्रह्मोस मतलब क्या, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और एक रशिया की शायद आई थिंक मॉस्को के आसपास कोई नदी, मॉस नदी है कुछ ऐसा रशिया में, उनको मिला के हमने कौन सी मिसाइल बना दी, ब्रह्मोस बना, जो अभी कारनामे कर रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, बहुत चर्चा में थी वो। अच्छा गुज्जर प्रतिहार जो वंश है गई, उसका उसका मैंने बताया ना गुजरात में, और कुछ कुछ हिस्सा इसका क्या, साउथ वेस्ट राजस्थान वाले इलाके में था इसका, ठीक है ना, इसी कारण से इसका नाम ऐसा पड़ गया। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा गाइस एक चीज़ और, ऐसा बताते हैं कि ये जो गुज्जर प्रतिहार थे ना, ये बाई नेचर बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग होते हैं, ये डोमिनेटिंग होते हैं लड़ाई झगड़े में, तो नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है, मेरा दिल को आता है, सुना होगा उसमें मूवी में, ठीक है। तो कैसे होते हैं ये, तो ये खुद को, ये जो गुज्जर है खुद को भगवान राम के जो सेकंड नंबर के भाई थे, कौन से, ये भी तो बहुत ही गुस्से वाले थे, तो ये गुज्जर अपने आप को इनके खानदान के बताते हैं कि हम इनसे रिलेट करते हैं, ठीक है, इनका एंशंट वो लोग ऐसा बताते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, डोंट वरी। अच्छा पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में गए, पुलकेशिन सेकंड का एहोल, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ध्यान रखना है इसका, इसमें गुर्जर प्रतिहारों का जिक्र है, ठीक है ना। और देखो क्या कह रहा है, इस वंश का संस्थापक कौन है, नागभट्ट फर्स्ट है, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, गया मालवा ये वाला इलाका है गई, ठीक है, इस पर क्या कर दिया उसने, अधिकार कर लिया अपना। उसके बाद क्या हुआ, इस वंश का सबसे प्रभावी शासक था गाइज वत्सराज, क्या नाम था उसका, और इसके इसी के समय में कन्नौज का क्या हुआ, तो गाइज ध्यान सुना, कन्नौज के लिए लड़ाई गाइज पालो ने की, पालो की तरफ से किसने किया, और इसकी राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव ने किया था, और इनकी तरफ से किसने किया, वत्सराज ने किया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। और क्या किया, कन्नौज को अपने इसने, अच्छा त्रिव इनके लिए ये लड़ाई हुई, और इसने कन्नौज को क्या कर दिया अपने क्षेत्र में, ये जीत गया, तो मैंने आपको बताया था, और ना सिर्फ जीता बल्कि इसने राजधानी भी बना ली कन्नौज को, क्या बना ली इसने। जब कभी भी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लगता है कि यार ये इलाका मेरे देश से बाहर चला जाएगा, तो वो उस पर तुरंत एक्शन लेगा। हमने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, और हमने जम्मू कश्मीर को क्या बना लिया, यूनियन टेरिटरी, क्या बना लिया। सेम ऐसे ही गाइस जब गोवा को किया था तो किया था, जब यूनियन टेरिटरी बन जाता है तो वहाँ पे कोई विधानसभा, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, सीधे सीधे वो इलाका किसके अंडर आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। और आपको पता है कि 2019 से पहले वो जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पे विधानसभा थी, लोग चुनाव लड़ते थे, है ना। अब चूंकि वो यूनियन टेरिटरी है, तो मैंने देखा कि कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए थे, तो एक ही स्टेज पे ना कुछ वो वाले नेता थे जो पहले वाले थे, जो अलगाववादी टाइप के भी थे थोड़े बहुत, उमर अब्दुल्ला टाइप के, उन्होंने कहा मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी इसको एक नॉर्मल स्टेट बना दिया जाए। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेट बना दिया जाए, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्टेट बनने की कंडीशन मैंने भारत में कोई ऐसा लिखा नहीं कि कब बनता है, लेकिन मैंने जब भी देखा है कि जब कोई राज्य यूनियन टेरिटरी बनता है उसके लगभग 10-15 साल बाद ऐसा होता है कि वो उसको क्या बना दें, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मूड पे ऊपर है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, ठीक है ना। गोवा के साथ हुआ है, गोवा को कब आज़ाद किया हमने, देश कब आज़ाद हुआ, और गोवा कब आज़ाद हुआ, 61 में आज़ाद हुआ। कब हुआ, गोवा कब आज़ाद हुआ, 61 में। तो जब गोवा आज़ाद हुआ ना, उसके बाद हमने गोवा को लगभग 15 साल तक, 10-15 साल तक यूनियन टेरिटरी बना के रखा, ठीक है ना, फॉर द सेफ्टी पर्पजेस। फिर लास्ट में नहीं, गोवा नहीं है, गोवा यूनियन टेरिटरी, कितने यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, 8 हैं, उसमें गोवा नहीं है, ठीक है ना। 8 कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन दीव, अब एक ही है, एक ही हो गया वो, पहले अब एक हो चुका, वो मर चुके, नहीं अब गोवा नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। गोवा बहुत पहले से नियर साइड्स, मैंने कहा ना लगभग 10 साल लगा लो, 71-72 के आसपास गोवा यूनियन टेरिटरी
ऐसे ही जब हमने सिक्किम को मिलाया गया, सिक्किम को, तो स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी रखा और बाद में उसको क्या बना दिया, राज्य बना दिया। ठीक है ना, हो सकता है जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, हो सकता है कुछ टाइम के बाद हम इसको क्या बना दें, बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मैटर अलग है, सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर शेयर करता है, रिस्क ज़्यादा है, तो कौन रिस्क ले, हो सकता है गवर्नमेंट ना भी मिलाए। मैंने कहा इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि 10 साल बाद होना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बंदे ने क्या किया कि यार कन्नौज के लिए इतना कलेश चला, इतनी मेहनत करी, एक काम करते तो कन्नौज को ही क्या बना लेते हैं, राजधानी बना लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस वंश का सबसे जो पॉपुलर, सबसे स्ट्रांग राजा था वो था मिहिर भोज, जिसने कन्नौज को अपना जो है पूर्णतः राजधानी बना दी थी। और देख लो मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर के प्रशस्ति अभिलेख में। गाइस ग्वालियर पता कहाँ है, एमपी है ना, तो एमपी में एक अभिलेख है गाइस, एक इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या, ये वाला मिहिर भोज ने गुज्जरों की शक्ति को, गुज्जरों की पावर को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, पीक पे पहुंचा दिया था, बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पहुंचा दिया था। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र हुआ महेंद्र पाल। अब देखो इसमें पाल लग गया, यूं ना समझना कि ये पाल वंश का है। ठीक है ना, और इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को, गई राष्ट्रकूट शासक किसने, ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात, इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को हराया था। महेंद्र पाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे गाइस। ठीक है ना, और इन्होंने काफ़ी सारी जो है ना बुक्स लिखी थी, जैसे कपूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्कंद पुराण, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था ना पुराण के बारे में, तो स्कंद पुराण एक बुक है हमारी, उसमें गुज्जरों के बारे में जिक्र मिलता है, गुज्जर प्रतिहारों का जिक्र मिलता है। और इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। अब इसको ना समझना कि ये, मैंने कहा ना कि एरिया शेयर हो रहा है इसलिए नाम का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसका तो ये नहीं कि ये पाल वंश है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके बाद ये वंश जो है खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पाल वंश का सबसे ज़्यादा फेमस राजा कौन है, इसका संस्थापक कौन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है, पाल वंश का नहीं, सॉरी गुर्जर प्रतिहार का बताओ, गुर्जर प्रतिहार का फाउंडर कौन है, बाणभट्ट फर्स्ट, बाणभट्ट फर्स्ट है ना, क्या नाम था फिर, नागभट्ट था, सॉरी क्या नाम था इसका, नागभट्ट था। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ का। अच्छा गई, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाल वंश, इसी में एक वंश आता है गई, चंदेल वंश आता है। कौन सा वंश आता है, नहीं नेक्स्ट वंश चंदेल, नेक्स्ट वंश कौन सा हमारा, चंदेल वंश। अब इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास का और बचा हुआ गई, उसके बाद जो है हम लोग मिडवल चालू करेंगे। ठीक है ना, शायद हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में भी चालू हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, इसको ही रोकते, इतने रहने दो।